नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में ही बेहद संवेदनशील हो जाता है और खास करके कानूनी दांवपेच को समझा जाए तो वह एक जटिल प्रक्रिया भी होता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि लंबे समय से ये बात किया गया है कि राजनीतिक दलों को भी पोस्ट एक्ट के अंतर्गत लाया जाए और इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न पीआईएल भी दर्ज किए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर निर्णय लेते हुए यह कह रही है कि ऐसा संभव नहीं है। चूंकि राजनीतिक दल कोई कंपनी नहीं है, वहां पर कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इस हिसाब से वहां पर पोस्ट एक्ट लागू नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामला तो है, लेकिन यहां पर इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कहती नजर आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो ब्लैकमेलिंग के चांसेस जो है वो बढ़ेगा वर्क प्लेस पे। अब ये क्या है, इन सब चीजों को समझते हैं कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को लेकर के कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजीकृत राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पोस्ट अधिनियम 2013 के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। ये पहले अगर दृष्टिया में देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपको अजीब सा घटना लगेगा कि निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में भी जो महिला कार्यकर्ता काम कर रही है उनके भी सम्मान है, सुरक्षा की बात है। सुप्रीम कोर्ट पर इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन जब डिटेल से इन सब चीजों को समझा जाएगा तो फिर आपके विचार बदलते हुए दिखेंगे। क्या क्या मसले हैं, जरा इसको ध्यान से समझते हैं, उसके बाद आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मुख्य बिंदु सबसे पहले समझ लीजिए, राजनीतिक दल पोस्ट अधिनियम के दायरे में नहीं रह सकते हैं। यह बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों को इस अधिनियम के तहत लाना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों संभव नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऐसा कहा गया कि राजनीतिक दलों में इस बात से फिर अवांछनीय ब्लैकमेलिंग की संभावना बढ़ सकती है ना। किसी लीडर को, जो पुरुष नेता है, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर के क्या क्या दावा किया था, देखिए। योगमाया जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि कई महिलाएं राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन केवल सीपीएम ने ही बाहरी सदस्यों वाली आंतरिक शिकायत समिति यानी कि आईसीसी उसकी गठन की है। उन्होंने मांग किया कि कानून सभी पंजीकृत दलों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। क्यों केवल एक पार्टी के द्वारा आईसीसी का गठन किया जाए? क्योंकि हर पार्टी में महिलाएं हैं, ताकि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा कार्य जो है या उस पार्टी के अंतर्गत कार्य करने का वातावरण जो है वो बेहतर सुनिश्चित किया जा सके महिलाओं को लेकर के। क्योंकि आए दिन देखेंगे राजनीतिक दलों में महिलाओं से जुड़े हुए तमाम तरह के आपको आपत्तिजनक चीजें निकल करके बाहर आते हुए दिखता होगा, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर चिंता देखा गया है। राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और आईसीसी संरचना, ये जो बात कहा गया है उसके अंतर्गत याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी आप में अपनी आईसीसी समिति के बारे में पारदर्शिता का अभाव है। विभिन्न राजनीतिक दलों को लेकर के बात किया गया तो उसमें यहां पर अलग अलग पार्टियों के नाम लिए गए। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपर्याप्त आईसीसी संरचना को स्वीकार किया है, यानी कि जिन पार्टियों ने आईसीसी का संरचना बनाया गया है उसमें पारदर्शिता का अभाव है और बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसको लेकर के बहुत इच्छुक है ही नहीं, आईसीसी का गठन अपने पार्टी के अंतर्गत किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के तर्क देती हुई नजर आई। पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों में शामिल होना कोई नौकरी या रोजगार नहीं है। तो इस बात को समझिए कि नौकरी रोजगार के अंतर्गत महिलाएं जाती है तो वो कार्यस्थल माना जाएगा। उस कार्यस्थल पर यदि उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल या फिजिकल हरासमेंट होता है तब ये पोस्ट एक्ट 2013 वाला उस पर लागू होगा। तो सदस्य वहां क्या होता है कि अपनी इच्छा से और बिना पारिश्रमिक के लिए हुए यानी कि बिना वेतन लिए हुए उस राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। इससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कानून का अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों पर लागू होना न्याय संगत इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए मैंने कहा था कि कानूनी दांवपेच आपको समझना पड़ेगा। अगर कानूनी दांवपेच से आप इस प्रक्रिया को समझेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का तर्क समझ पाएंगे, नहीं तो प्रथम दृष्टिया में आपको यह तर्क जो है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस याचिका पर विचार न करने का इनकार करना, यह आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट महिला सुरक्षा को लेकर के क्या सजग नहीं है। अब देखिए, केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय की चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। देखिए, उस फैसले में कहा गया था कि कर्मचारी नियोक्ता संबंध के बिना राजनीतिक दलों पर आईसीसी स्थापित करने की कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि अगर कर्मचारी नियोक्ता जहां पर है, जिस कंपनी की बात यहां पर की जाएगी, जहां पर नौकरी पर आप होते हैं, वहां पर तो अनिवार्य रूप से आईसीसी की बात किया जाएगा। अब जरा यहां पर इस कानून के विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से मामला हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण पोस्ट अधिनियम 2013 में आया था। 9 दिसंबर 2013 से यह प्रभावी रूप से काम करने लग गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसके उद्देश्य को समझना। इस एक्ट का मोटो क्या है? देखिए, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना,
ठीक है, अब यहीं पर वो बात की जाती है, जो कार्यस्थल है ये कंपनी के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दल कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है या किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी कंपनी नहीं आता है। आपने विशाखा केस के विषय में सुना होगा, तो यह अधिनियम जो है विशाखा केस है उसमें दिए गए जो गाइडलाइंस है उस पर ही आधारित है। क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस ये कहता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो जांच करने के लिए एक समिति होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत, जिसमें यौन उत्पीड़न की परिभाषा बताई गई है। अब परिभाषा क्या है समझिए, शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक आचरण जैसे अवांछित कृत यौन संबंधों के लिए मांग या अनुरोध, यौन रूप से कमेंट करना किसी महिला पर, अश्लील साहित्य या वीडियो वगैरह दिखाना, ये सब इसके अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी, चाहे वह नियमित, अस्थायी, संविदा पर हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर ही क्यों ना काम कर रहे हो, इंटर्न हो, तो ये सारे जो है इस पर प्रत्यक्ष रूप से अगर वो कार्यरत है तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की निवारण की मांग कर सकती हैं वो महिलाएं। अगर जो उन पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इसके थ्रू आप जा सकती हैं। 10 से अधिक, ये बहुत बेहतर यहाँ पर समझने के लिए है कि इस नंबर को समझिए, 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना करनी होगी। यानी कि किसी भी संस्था में 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं तो आपको यह आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना महिलाओं के लिए करनी होगी। इस समिति में महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत जो है वह दर्ज की जा सकती है। देश के प्रत्येक जिले में 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों में काम करने वाली महिलाओं और घरेलू कामगारों सहित अगर देखा जाए तो जो अनौपचारिक क्षेत्र है, चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं काम करती है, तो यहां पर भी शिकायत तो आते हैं। यहां पर स्थानीय शिकायत समितियों का वह गठन किया गया है जहां पर क्या है 10 से कम कर्मचारी वाले फॉर्म है, इसको लेकर के बात किया गया है। एक महिला यौन उत्पीड़न की घटना के 3 से 6 महीने के भीतर आंतरिक या स्थानीय शिकायत समिति में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। जब भी वो घटना हुआ हो उसकी कहा जाए 3 से 6 महीने के अंतर्गत जो वो टाइमलाइन दिया गया है। नियोक्ता को वर्ष के अंत में दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और की गई कार्रवाई के बारे में जो भी जिला अधिकारी होंगे उनके पास वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। यदि नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में विफल रहता है या किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उन्हें 50,000 तक का जुर्माना भी यहां पर देना पड़ सकता है। अब महिलाओं से संबंधित अन्य कानून क्या है जो उन पर अत्याचार को रोकता है, जरा उसके विषय में एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 की चर्चा किया जाए, बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A विवाहित महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, जो अगर आप देखेंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत दहेज वगैरह के इशूज आ जाते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री करना यह भी अवैध है। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आया था। और पॉक्सो जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है पॉक्सो, तो यह भी यानी कि नाबालिग के साथ सहमति या असहमति के साथ ही भले ही शारीरिक संबंध या छूने को भी अगर मान लीजिए किसी बच्ची को जो नाबालिग है उसके शरीर को आप छूते भी हैं और वो कह रही है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत ये मामला आ सकता है। तो निश्चित तौर पर इसको इसलिए जटिल बनाया गया है ताकि जो महिलाएं हैं, नाबालिग हैं, उनको कहीं न कहीं सुरक्षा मिल सके। अब इन सब विषय पर एक प्रश्न है, देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कौन सा संगठन पोस अधिनियम 2013 के दायरे में नहीं आता है। कॉर्पोरेट कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, राजनीतिक दल या फिर गैर सरकारी संगठन, इस चार में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।